लाइव। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अपन ने लाइव क्लासेस शुरू किया है, तो अभी 11th क्लास के फिजिक्स का क्लास चलेगा, मैथमेटिकल्स टूल। अपन लाइव हो गए हैं, तो क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने फिज़िक्स का बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो दिया था कि भाई फिज़िक्स है क्या और फिज़िक्स की क्या ज़रूरत पड़ती है और इसको सीखने के लिए अपन को क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता है। मेरा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम लोकेश कच्छावा है। पिछले 5-6 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हूँ और अभी हम लोगों ने साइटॉन एजुकेशन के नाम से एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बच्चों को सिखाने का, कि बच्चे घर पे लाइव क्लासेस लेके यूट्यूब के माध्यम से लाइव क्लासेस लेके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सीख सकें, बायोलॉजी सीख सकें, जिससे वो अपनी नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। उनकी आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन में कोई रुकावट नहीं आए। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। वैसे हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग भी हम चलाते ही हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारे लाइव लेक्चर सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक रहता है 11th क्लास का, और फिर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है 12th क्लास का। जो टारगेट के बच्चे हैं वो इन दोनों स्लॉट के जो सारे लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करें, तो आपको 11th और 12th दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। और कल अपन बात कर रहे थे जो बेसिक्स मैथ्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है फिज़िक्स को समझने के लिए, क्योंकि फिज़िक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स एंड द मैथ्स इज अल्फ़ाबेट्स ऑफ दैट लैंग्वेज। जैसे मैंने कल बताया कि जो फिज़िक्स है वो इस ब्रह्मांड की एक भाषा है, ब्रह्मांड को समझने की। अगर हम यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो हमें फिज़िक्स का सहारा लेना पड़ेगा। हम कुछ भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास कोई भी अगर इवेंट घटित हो रहा है, चाहे लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, कोई भी आसपास इवेंट हो रहा है, आप खुद चलते हो रोड पे फ्रिक्शन की वजह से, है ना, मार्कर अगर चौक या मार्कर को मैं छोड़ूं तो वो नीचे चला जाता है ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन सभी इवेंट्स को समझने के लिए हमें फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना फिज़िक्स के हम इन्हें नहीं समझ सकते। अच्छा, जैसे मैंने ये भी बताया कि हर कोई लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे हिंदी में अ, आ, ई, ऊ होते हैं, इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच ऐसे होते हैं। तो हर लैंग्वेज को सीखने के लिए जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से फिज़िक्स को सीखने के लिए हमें जो अल्फ़ाबेट्स चाहिए वो है मैथ्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जो है सीख रहे थे। कल हमने कुछ एल्जेब्रा के बारे में सीखा, जो बेसिक आप 8, 9, 10 में सीख चुके होते हो। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, इस तरह के जो फॉर्मूले थे अलग अलग, वो हमने सीखे। और फिर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² + bx + c = 0 एक इसका जनरल फॉर्म होता है। इसका श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने सीखी। बाद में मैंने बताया भी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ चाहिए। हमने एक एग्जांपल लिया कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, नीचे से कोई बॉल फेंक रहा है, बॉल ऊपर जाती है, तो व्यक्ति 2 बार देखता है, तो 2 बार यानी 2 सॉल्यूशन, तो वहाँ पे कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होगा। तो फिजिक्स में जहाँ पे 2 सॉल्यूशंस जहाँ पे भी हमें मिल रहे होंगे, 2 रिजल्ट्स जहाँ पे भी मिल रहे होंगे, हमें वहाँ पे क्या होगा, हमें फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद जो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक अलजेब्रा सीखा हमने, अब सीखेंगे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने 10th क्लास के लास्ट के चैप्टर्स में कुछ चीज़ें सीखी होगी, उनको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी। जो बायो वाले बच्चे हैं और मैथ्स वाले बच्चे हैं, दोनों को ये कंपलसरी सीखना ज़रूरी होता है। मैथ्स वालों के लिए 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा नया किताब लगता है उनका, लेकिन बायो वालों बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री सीखने को नहीं मिलता। उन्होंने जितना 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री सीखा है उतना ही सीखा होता है, उसके बाद में उनके ट्रिग्नोमेट्री केवल फिजिक्स में आता है।
तो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक लेक्चर है वो सबके लिए कंपलसरी है, बायो वालों के लिए भी और मैथ्स वालों के लिए भी। तो यहाँ पे अगर आप एक बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडे हैं वो सीख जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आधारभूत त्रिकोणमिति। ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो मिला हुआ है, एक तो इसमें है ट्राई, ट्राई यानी कि थ्री, एक तो ये वर्ड थ्री से मिलके बना हुआ है, और गॉनमेट्री यानी कि ज्योमेट्री, तीन साइड से घिरी हुई एक ज्योमेट्री जो है, मेट्री यानी कि मापना, मेजरमेंट करना। तो थ्री गॉन यानी कि ट्राइगॉन, गॉन यानी कि ज्योमेट्री और मेट्री यानी कि मापना। तो थ्री साइड्स की जो कोई आकृति है, जैसे ट्राइंगल होता है थ्री साइड्स वाला, तो ये एक इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें मेजर जो करनी है वो किस में होगी? ट्रिग्नोमेट्री में होगी। मेट्री यानी कि मेजरमेंट, मापना। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको मापते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल में अगर हमें जाना है तो साइड्स के बारे में पता है, हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एंगल को डिफाइन करते हैं कि एंगल क्या है। एंगल, एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं कोण। जैसे कोई दो साइड्स है, उन दो साइड्स के बीच एक जो आर्क बनता है, एक छोटा सा जैसे एक खंड जो बनता है, आर्क बनता है, उस आर्क को मेजर करने का जो तरीका होता है, जैसे आपने डी वगैरह लिया होगा, तो डी वगैरह से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो इस तरह से एंगल को मेजर किया जाता है। इसे थीटा से डिनोट भी किया जाता है। तो ये बातें आपको बेसिक्स पता होगी। यहाँ पे जो एक काम की बात है वो ये है कि इसको मेजर करने की जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ एंगल, वो हमें ध्यान रहनी चाहिए, वो हमें पता रहना चाहिए। यूनिट्स ऑफ एंगल, तो एंगल को मेजर करने की जो यूनिट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। यूनिट्स में पहली जो यूनिट्स है वो तो होती है डिग्री। जैसे आप पढ़ते हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। और जो दूसरा यूनिट होता है डिग्री के बाद वो होता है रेडियन। रेडियन को हम RAD सिंबल से डिनोट करते हैं। डिग्री को हम सिंपल सा जो एक छोटा सा बिंदु जो होता है नंबर के ऊपर, उससे डिनोट करते हैं, उसे बताते हैं। तो दो यूनिट्स होती है एंगल को मेजर करने की, एक तो होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। जैसे पाई रेडियन, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। पाई बराबर होता है 3.14, ये होता है पाई का वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 22/7 भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 9th-10th की क्लासेस थी उसी में ही यूज़ करते थे। अब आगे 11th-12th में हम इसे 22/7 वाला जो वैल्यू है इसे यूज़ नहीं करते, हम केवल 3.14 जो है वही वैल्यू यूज़ करते हैं। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता होना चाहिए। और अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कैसे बदला जाए? जैसे 30 डिग्री एंगल है कोई, एग्जाम्पल के तौर पे कोई 30 डिग्री एंगल है, इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए जो यूनिटी लॉ है, एक एक नियम। यूनिटी लॉ में क्या होता है कि इतने में इतना, तो कितने, इतने में फिर जो नेक्स्ट वैल्यू की उतने में कितना होगा, उस आइडिया का हमें सहारा लेना होता है, उस आइडिया को हमें यूज़ करना होता है। जैसे हमें पता है कि 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन,
ठीक है। तो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री, उसमें कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, पाई अपॉन 180। तो 30 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, 30 डिग्री में रेडियन हो जाएंगे पाई अपॉन 180 इंटू 30। तो इसमें रेडियंस आ जाएंगे, 3 से 0 से 0 चला गया, 3 से 18 को डिवाइड किया तो 6 आ गया, यानी कि पाई बाई 6 ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो 30 डिग्री बराबर किसके हो गया, पाई बाई 6 रेडियन के बराबर हो गया। तो इस तरह से डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं कौन लाइव है। 3 से 18 नॉर्मली मंजू, वेरी नाइस जी, हेलो। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे और पढ़ाते हैं आपको। अमर बंजारा, हाय सर, हेलो अमर। देखते रहो, लाइक भी करो वीडियो को, शेयर भी करो और अपने दोस्तों को भी बुलाओ, है ना। कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए ओपन टू ऑल है, सभी लोग इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। 11वीं क्लास के में सारा पूरा सिलेबस जो है फिज़िक्स का वो करवा रहा हूँ, तो कोई भी अटेंड कर सकता है, किसी की को भी कोई रोक टोक नहीं है। तो आप अपने दोस्तों की भी बोल सकते हो। ये लाइव लेक्चर्स हैं। तो ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। और एग्जांपल्स लेते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाए, उससे बहुत ज़्यादा एक बड़ा पार्ट होता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी कन्वर्ट करें तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। तो ये छोटी छोटी जानकारी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 60 डिग्री जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो जैसे वही सेम रूल अपनाया आपने। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री में हो जाएगा पाई अपॉन 180 और 60 डिग्री में हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 3 बार गया, यानी कि आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 90 डिग्री, कितने रेडियन के बराबर, 90 डिग्री इन हाउ मच रेडियन। तो 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो सीधा मैं पाई अपॉन 180 में क्या करूंगा, 90 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दूं, तो पाई अपॉन 180 इंटू 90 डिग्री। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पाई अपॉन 180 इंटू 30 मल्टीप्लाई किया। तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला देख सकता हूँ। पाई अपॉन 180 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उस एंगल का जिस एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 से कैंसिल हो गया 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ये 90 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, पाई अपॉन 180 इंटू 120। 60 या 60 से 0 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से जो 120 डिग्री है उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 150 को किया जा सकता है 360, क्योंकि देखो 180 में तो होता है पाई रेडियन, तो 360 में हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन होता है। ये बेसिक बात हमें पता होना चाहिए, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा काम आती है। देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। हमें आईआईटी के लिए बच्चे को पढ़वाना है, बजट लो है। स्वीट एंजल स्कूल पालवाल, बिल्कुल
स्वीट एंजल स्कूल हम लोगों ने ये लेक्चर्स सभी को फ्री में दे रखे हैं, तो बजट लो ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे को ये यूट्यूब के लेक्चर्स दिखाइए घर पे बैठे, तो वो जो है आप तैयारी कर सकता है अपने आप। तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अमर बनिया ने आंसर दिया π/3 बिल्कुल। अच्छा, एक आपको और क्वेश्चन देता हूँ। आप जल्दी से जो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपका आंसर जानूंगा। आप बताइए कि 210 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है। 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से। कमेंट में चेक करूंगा मैं। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो वीडियोस देखने के लिए। लाइव क्लासेज हैं, सभी के लिए फ्री है। आईआईटी की तैयारी कर सकते हो इन लेक्चर्स को देख के, नीट की तैयारी कर सकते हो। 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 7π/6 अमर ने आंसर दिया। देखते हैं वही सेम तरीका, π/180 इंटू 210 डिग्री। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7π/6। बिल्कुल सही आंसर अमर के द्वारा। तो इस तरह से डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन है उसका यूज़ करते हुए हमें अलग अलग वैल्यूज़ हम निकालते हैं। आगे लेते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। एंगल के बाद अब हम सर्कल पे आते हैं, या फिर हम सीखते हैं कि ये जो पाई आया है ये पाई क्या है, और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में सीखते हैं। जो सर्कल होता है, सर्कल उसके सेंटर से किनारे तक की दूरी जो है उसको तो हम बोलते हैं रेडियस। इसको R से डिनोट किया जाता है, कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल r से भी डिनोट किया जाता है। और रेडियस का जो दुगना होता है उसे कहते हैं डायामीटर, व्यास। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और इसे डायामीटर जो है, डायामीटर यानी कि व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2r होता है व्यास। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि व्हाट इज पाई, व्हाट इज पाई, पाई आखिर क्या है, पाई क्या है। जैसे आप छोटी क्लासों से पाई के बारे में पढ़ रहे हो, जो सर्कल की पेरिफेरी होती है उसकी लेंथ होती है 2πr, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो आखिर ये पाई होता क्या है, ये कहाँ से आता है, तो पहले ये हमें जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि पाई को हम यूज़ तो करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिग्री और रेडियन में जो कन्वर्जन किया वहाँ पे भी पाई को यूज़ किया। तो पाई हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पाई आखिर है क्या, कहाँ से आया, इसका क्या यूज़ है, और इसे हम कैसे सीखें। हम जब भी यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, ये फॉर्मूले कहाँ से आए जो πr² हम बोलते हैं, या फिर 2πr जो फॉर्मूला आया, पेरिफेरी जो परिधि है किसी वर्ग की, उसका जो फॉर्मूला है 2πr, वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये सब सारे सवाल जो हैं उनके बारे में आज अपन थोड़ा सा सीखेंगे। हालांकि ये छोटी क्लासों में बता दिया जाता है, परंतु बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, तो उस चीज़ को आज अपन सीखेंगे। तो पाई क्या है उसको समझते हैं। देखिए, पाई जो होता है इस संसार में, इस दुनिया में, पाई जो होता है, कोई भी दुनिया का सर्कल जो है, मैं कोई भी दुनिया का जो सर्कल है अगर वो ले आऊं तो उसका
जो परिधि या फिर डायामीटर एंड पेरीमीटर एंड डायामीटर, यानी कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपका पाई कहलाता है। पाई क्या होता है? किसी भी वर्त के लिए, इस दुनिया का कोई भी सर्कल है, उस सर्कल का जो आपका परिधि है और व्यास है उसका अनुपात जो है वो पाई कहलाता है। जैसे मैं बात करूं किसी भी सर्कल की, तो किसी भी सर्कल के लिए, जैसे ये कोई सर्कल हो गया, ये कोई छोटा सर्कल हो गया, ये उससे भी छोटा सर्कल हो गया, ठीक है। अब देखो इस केस में मैं इसका डायमीटर अगर D1 बोलूं, इसका डायमीटर D2 बोलूं, इसका डायमीटर कोई D3 बोले, इसका पेरीमीटर P1 बोलूं, इसका P2 बोलूं, इसका P3 बोले, तो क्या पाया गया जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब पेरिफेरी को मेजर किया गया और डायमीटर को मेजर किया गया, तो हमेशा हर सर्कल के लिए उनके जो पेरीमीटर और डायमीटर जो है उनका रेशो जो है हमेशा कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं हम? पाई बोलते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट से कितनी पाई गई? 3.14 आगे तक चलता रहता है, बहुत आगे तक वैल्यू जाती है, तो ये पाई गई थी। तो ये पाई गई थी, इसी वजह से इसको क्या बोला गया? पाई बोला गया। तो P1/D1, क्योंकि देखो डायामीटर जब बढ़ेगा तो पेरीमीटर भी बढ़ेगा, डायामीटर कम होगा तो पेरीमीटर भी कम होगा। तो डायामीटर और पेरीमीटर में क्या होगा? एक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, तो दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट होता है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि पाई इज ए रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू डायामीटर। सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, देखो सर्कमफ्रेंस डायमीटर बिल्कुल रियल वैल्यू ऑफ पाई जो है वो 3.14 से बहुत आगे चलती रहती है, तो अपन को रियल वैल्यू इतना नहीं पता चल पाता, लेकिन अपन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। अभी अपन को 11वीं में इतना ही सीखना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो वो है 3.14, तो उतना ही हमें पता होना चाहिए, इसके ज़्यादा हमें नहीं पता इसके बारे में जानना। बाकी मैथ्स में इसके बारे में काफ़ी पढ़ते हैं, तो मैथ्स वालों को आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, ये हो गया पाई। अब जैसे पाई बराबर हो गया पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, तो P/D जो होता है वो दिया पाई, और P/D को मैं लिख सकता हूं 2r, रेडियस के ट्वाइस के बराबर, तो ये हो जाएगा पाई के बराबर। और P की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं 2r को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू r। तो इस तरह से जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 2 पाई r वो आ जाता है, जो कि अपन याद करते रहते हैं, हमें पता रहता है। तो P बराबर 2 पाई r इस तरह से पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पाई कैसे आया, उसका यूज़ क्या है, और उससे जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है P बराबर 2 पाई r, उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये है पाई के बारे में बात। अब नेक्स्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल हम लेते हैं। ट्राइंगल तो वैसे दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस ट्राइंगल में मान लो इसको मैंने नाम दे दिया कोई ABC। इस ट्राइंगल में जो एंगल के सामने वाली ये जो
भुजा होती है, ये जो आर्म होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और इस भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, इसे कहा जाता है कर्ण, और जो ये भुजा होती है इसको बोलते हैं बेस, आधार। तो ये इसमें पाए जाते हैं। मैं शॉर्ट में इसको बी बोलूंगा, इसको पी बोलूंगा और इसको एच बोलूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो आर्म्स के जो नाम है वो होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो ये जो फंक्शंस होते हैं इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। जैसे साइन फंक्शन क्या होता है, साइन को जो डिफाइन किया जाता है, साइन को डिफाइन करने का तरीका होता है साइन थीटा। अगर मैं इसे थीटा लूँ, देखो थीटा भी ध्यान रखना, ये थीटा लिया गया है तो इस थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा लेता मैं तो इस थीटा के सामने वाला ये जो है परपेंडिकुलर कहा जाता। तो अभी मैंने इसको थीटा लिया है, तो साइन जो थीटा है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए उसको डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण P अपॉन एच। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर P अपॉन एच। ये साइन थीटा इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा डिफाइन करते हैं P अपॉन एच से, तो हमने साइन थीटा डिफाइन किया, कॉस डिफाइन करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है B अपॉन एच। उसके बाद डिफाइन करते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा को डिफाइन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, परपेंडिकुलर का और बेस का, लंब बटा आधार, तो ये होता है P अपॉन बी, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये है साइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक चीज आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो h और h कॉमन है, तो सीधा क्या बच जाएगा, P अपॉन बी बच जाएगा। तो इससे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन सीधा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि जब दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मुझे टेन थीटा ही सीधा मिल जाएगा, h कॉमन है, कैंसिल होता जाएगा, क्या मिल जाएगा, केवल P और B ही मिल जाएगा, P अपॉन बी। तो ये तो साइन कॉस टेन। इसके बाद में और कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा। तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, h ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे इस फंक्शन को कहते हैं कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है कॉसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉसेक। फिर आता है सेक। सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि h अपॉन बी, ये होता है सेक थीटा। और इसी तरह से एक और आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, वन अपॉन टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, b अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक ट्राइंगल के लिए डिफाइन किया जाता है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं देखता हूँ आपको कोई अगर डाउट आया हो इसमें। वैसे सिंपल सी बातें हैं, अपन इनको 9-10 में पढ़ चुके होते हैं, ज़्यादा इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं होता ये चीज़। ठीक है, कोई डाउट नहीं, छोटी छोटी बातें, सिंपल सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको इस तरह से डिफाइन किया। अब हमें कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानना है कि साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, टेन और सेक के बीच में, टेन और कॉसेक और सेक के बीच में, तो वो सब चीज़ें अपन सीखते हैं।
अगर मैं साइन और कॉस के बीच में सबसे पहले रिलेशन निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमारी क्या कहती है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। मैं एच स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस ये है पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, बहुत फेमस थ्योरम है। b अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। मैंने एच स्क्वायर का डिवाइड किया दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। p अपॉन एच को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। b अपॉन एच हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 बराबर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता होना चाहिए, तो मैथ्स और बायो दोनों को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ्स में भी बहुत जगह काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को पूरे में डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा तो अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये इनइक्वालिटी हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, वैसे ही ये जो इनइक्वालिटी है वो भी बहुत जगह काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट आगे इनइक्वालिटीज और दिखते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया तो मुझे ये मिल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया 1, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 को तो 1 ही रखा। ये कॉस अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और ये साइन स्क्वायर थीटा साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहां से एक जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीसरा फॉर्मूला है हमें याद रहना चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसी भी लेवल का कोई भी बच्चा है, अगर बेसिक्स थोड़े वीक रह गए हो, 10th में अच्छे से नहीं पढ़ पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा एक एक चीज़ जो है वापस आसान भाषा में ले रहा हूँ जिससे हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन नहीं हो, क्योंकि मैं लाइव आपके साथ चैट भी कर रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ। तो कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वैसा ही लगेगा जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, है ना। तो ये बात ध्यान रखें आप। और
आज का जो लेक्चर है, आज अपन इतना ही सीखेंगे, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा जो है इन फंक्शन के बारे में जाना, अभी टाइम हो गया है, 11 बज रहे हैं, नेक्स्ट क्लास भी शुरू करनी है, नेक्स्ट क्लास बायो की होगी। तो ये जो है इनइक्वालिटीज़, इनके बारे में ध्यान रखें। कल अपन ये सीखेंगे कि जो साइन, कॉस, टेन थीटा, इनमें एंगल्स की जो वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, या फिर साइन 120 का वैल्यू क्या हो, साइन 150 का वैल्यू कितना आता है, साइन 210 का वैल्यू कितना आएगा। तो ये सब बातें जो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, जिसमें अपन जो क्वाड्रेंट रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या है। तो इस तरह से कल की क्लास में अपन, जो 11th क्लास की कल की क्लास होगी, उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पोर्शन सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जो भी देख रहे हो, जो भी इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें, ताकि वो भी लाइव क्लासेस का पार्ट बन सके। हालांकि ये वीडियोस जो है हमारी यूट्यूब चैनल के जो स्टोर्ड हिस्ट्री है वहाँ पे भी रहते हैं, तो आप कभी भी इसको रिपीट कर सकते हो, पर फिर भी लाइव क्लास का एक अलग इफेक्ट रहता है। तो आप अपने दोस्तों को बोलें जो आपके साथ वाले हैं, जो 10th का एग्ज़ाम कुछ दे चुके हैं, कुछ नहीं दे चुके हैं, उनको भी बोलें कि आप 11th की जो पढ़ाई है वो अभी शुरू कर सकते हो। लाइव क्लासेस IIT नीट की पूरी तरह से फ्री है सबके लिए, अटेंड करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी से अगर 1-2 एग्जाम रहे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये ठान लिया कि साइंस ही लेना है आपको, तो इन लेक्चर्स को आप अभी से ही ज्वाइन करना शुरू कर सकते हो, देखना शुरू कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और सिस्टमेटिकली नोट्स बनाते रहें। और ये एक बार थोड़ा सा पोर्शन पूरा आ जाए, उसके बाद में मैं आपको एक शीट भी दूंगा जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे घर पे बैठ के। फिर अपन एक जो वीडियो लेक्चर है अपना, वो डाउट सेशन का रहेगा, जिसमें आप जब शीट पूरी सॉल्व कर चुके होंगे, क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे 5वां क्वेश्चन डाउट में है, 10वां क्वेश्चन डाउट में है। तो मैं उनके सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से, लाइव लेक्चर के माध्यम से बताता रहूँगा। तो इससे हमारा 2 वे कम्युनिकेशन जो वो जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हमें कम्युनिकेशन भी जारी रखना है। तो आप बीच बीच में कमेंट भी करते रहो, मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ आपके कमेंट। तो ये चीज़ हमें करनी है, इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।